अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किए थे नंबर थ्योरी के पास पेपर सॉल्व करने। तो इस पीडीएफ फाइल में 78 पेजेस में से हमने 36 कर लिए थे, यानी 2 पेपर कर लिए थे। स्प्रिंग 2023 वाले, एक 4 ईयर वालों का और एक आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का। आज हम करेंगे 2021 वाला पेपर, नंबर थ्योरी 2 का। कौन सा? बीएस 4 ईयर वालों का। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी रिपीटेड है। हाँ, ये वाला याद रखें, ये 7th सेमेस्टर का है। शो दैट एनी प्राइम नंबर हैज़ अ प्रिमिटिव रूट। 7th सेमेस्टर का जो है 2019 का पेपर क्वेश्चन नंबर 8, उसमें ये सॉल्व हुआ है। तो 7th सेमेस्टर के आपको पहले से ही कंसेप्ट हैं, आप ये वहाँ पे जाके कर लेना। वैसे आपके नंबर थ्योरी के नोट्सों पर भी होगा 7th सेमेस्टर में। ठीक है, तो इस पे बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटर्मन वेदर द कन्वर्जेंस इज सॉल्वेबल और नॉट। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू फाइंड नहीं करने बैठ जाना। आप जस्ट ये हमारा लेजेंडर सिंबल वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? कि ये वाला कंकरेंस इज सॉल्वेबल इफ़ एंड ओनली इफ, अगर इसका जो लेजेंडर सिंबल है, ये रिमाइंडर जो बचा है। अच्छा, ये तो वैसे भी कितना कमाल की चीज़ है। इधर उन्होंने 17 दिया, यानी कि 11 में से वो निकालें तो 6/11, मतलब इधर 6 रिमाइंडर बचता है और मोड 11 बचता है। तो ये काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सॉल्वेबल होता है अगर इसका लेजेंडर सिंबल का आंसर 1 आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो ये डायरेक्ट 6 आ गया, 6/11। अब क्या करेंगे, 6 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं, तो इसके फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 3, 2 और 3 बन गए। ये वाला पहले 2 वाला, इसका इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं और 2 वाला पार्ट करते हैं। 2 वाले का फार्मूला मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि 2 और नीचे कोई प्राइम नंबर हो तो उस प्राइम नंबर का स्केयर -1/8 करते हैं, -1 की पावर। ठीक है, ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, उसका हिंट दिया गया है। तो ऐसा करने से इसकी पावर 15 आ गया, जो कि ऑड नंबर है, और -1 की पावर ऑड -1 देगी। तो ये पहला इक्वेशन 1 का जो पहला पार्ट है, उसका तो आंसर हमारे पास -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/11 है तो इसको उल्टाएंगे कि, और क्योंकि दोनों आड प्राइम है, और ये देखें इसका भी 3 आया, इसका भी 3 आया। मैंने कहा था एटलीस्ट दोनों में से किसी एक का भी 3 आ जाए रिमाइंडर 4 से तकसीम करने के बाद। तो इसको उल्टाएंगे ज़रूर, लेकिन साथ में माइनस भी लगाएंगे। ठीक है, अब क्या है, 3 को जब इस पे तकसीम करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 2 बच गया तो क्या आ गया, ये चीज़ है। माइनस तो साथ एज इट इज़ आएगा। अब फिर ये 2 वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये किधर गया, ये वाला फार्मूला। 3 का स्केयर -1/8, तो वो -1 की पावर 1 आ जाएगा, और ये एक साथ में माइनस ये वाला पहले का है। ठीक है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर +1 बना देगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये आगे वो फार्मूला भी बताया है कि ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ। इक्वेशन 1 बिकम्स, पहले वाले का -1 था, दूसरे वाले का +1 आया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद -1 आया। इट मीन्स के लेजेंडर सिंबल का आंसर -1 आ गया, जो कि 1 नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो ये सॉल्वेबल नहीं होगा। बस यही हमने निकालना था और हमने निकाल लिया। वेरीफाई गॉस क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ फॉर प्राइम नंबर p = 3 एंड q = 5। क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ मैंने आपको वैसे ही प्रूव कराया हुआ है सरताज महमूद के नोट्सों से, जो कि ऑलरेडी अपलोड है। तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है, ये डायरेक्ट वो फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है वेरीफाई करें। ये फार्मूला, इसमें पी और क्यू की वैल्यूज़ भी वो गिवन है, तो वो पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद लेफ़्ट साइड पे लेजेंडर सिंबल बनेंगे, राइट पे ये चीज़ बनेगी, और ये 1 की पावर आ जाएगा, और इधर क्या आ गया। ठीक है, ये -1 आ गया, सॉरी -1 का स्केयर आ गया, और ये 1 आ गया। तो ये इधर ये काम ख़त्म हो जाता है। वैसे इसको वेरीफाई करने के लिए पता क्या करते हैं, ये लेफ़्ट साइड को भी अगर आप सॉल्व कर लेना, 5/3 वाले को अलग से, और 3, 3, 5 को अलग से। ठीक है, तो ये इनका भी आंसर जो है
क्योंकि ये है इधर क्या आ रहा है, मैं अगर 5 3 को ही सॉल्व करूँ, दोनों का आंसर माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बन जाएगा। कैसे? 5 3 है तो ये क्या है, दो, इसे 2 3 लिख सकते हैं, और 2 वाला फार्मूला लगाएं, 2 और 3, तो ये -1 बनता है। अभी हमने पीछे पीछे किया हुआ है, ठीक है, ये अभी अभी हमने किया हुआ है कि ये जो है इसका आंसर जो है -1 बनता है, तो ये इसका पहले वाले का -1 बन जाएगा। और जो 3/5 है इसको क्या करेंगे, 3/5 जो है दोनों ही वो हैं ऑड प्राइम, तो ये इनको उल्टा लेंगे, 5/3 लिख लेंगे, लेकिन साथ में माइनस भी आएगा, साथ में माइनस आएगा, माइनस आएगा तो 5/3, तो इस वाले का आंसर क्या आएगा, 5/3 तो अभी हमने सॉल्व किया, उसका आंसर आया था -1, ठीक है, तो माइनस इंटू -1 क्या आएगा, +1, तो क्या आ गया हमारे पास, एक्चुअली में यहाँ ना 3 और 5 वाले को हल करने में छोटी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये कन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 आती है और ये कन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 आती है। तो बात ये थी कि -7 तब लगता है जब ये दोनों के दोनों 3 रिमाइंडर दें, ठीक है, अगर एटलीस्ट इन दोनों में से एक भी 1 आ जाए या तो दोनों ही 1 आ जाए, तब उसको हम सिंपली उल्टा देते हैं, या दोनों में से किसी एक के साथ भी 1 हो, एक के साथ 3 हो, ठीक है, तब भी हम उल्टाते हैं लेकिन माइनस नहीं लगाते। माइनस सिर्फ उसी सूरत में लगाएंगे जब इसका भी रिमाइंडर 3 बचता हो 4 पे तकसीम करने के बाद, और इसका भी रिमाइंडर 3 बचता हो 4 पे तकसीम करने के बाद, तभी हम साथ में फिर इनको उल्टाने के बाद माइनस लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। और यहाँ की अगर बात करें तो क्या है, 3 जो है 3 आता है और 5 को 4 पे तकसीम करें तो 1 आता है, तो हमें एटलीस्ट 1 मिल गया जो 3 नहीं है, जो 1 है, तो हम इसको 3 5 को सिंपली 5 3 लिख सकते हैं। तो 5 3 को हमने पहले ही सॉल्व किया, वो -1 आया था, दूसरे वाला भी -1 आ जाएगा, और -1 और -1 का प्रोडक्ट हमेशा +1 होता है। तो ये हमने दरअसल दोनों साइड से प्रूव करना था, ये मैंने तब जल्दी में कर दिया था और सिर्फ राइट साइड को किया, इसको भी आपने सॉल्व करना है, और ये भी 1 आ जाएगा, तो फिर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, क्योंकि हमने ये वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे ये पिछला सवाल था, यहाँ पे माइनस कब आया था, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। माइनस तब आया था जब दोनों का रिमाइंडर 3 आया था, 11 का भी रिमाइंडर 3 था, 3 से भी रिमाइंडर 3 था, तब हमने इनको उल्टाने के बाद साथ में माइनस लगाया, ठीक है, इधर माइनस लगाया, तो ये वाला माइनस आगे चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे ही मैंने आपको पहले बताई हुई थी उधर, जब मैंने सत्तार महमूद के नोट्सों से आपको लेक्चर दिए हैं, आपको भी याद होगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप ना करना, इसे कवर कर लेना, तो ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। फिर आ गया डिटरमिन द प्रिमिटिव रूट ऑफ 14, ये 7th सेमेस्टर वाला सारे का सारा सीन है, कभी कभार दे देते हैं 8th सेमेस्टर में भी 7th सेमेस्टर का। तो हाँ, मेरे अपने पेपर में प्रिमिटिव रूट का क्वेश्चन आया था जो मैंने पेपर दिया था, तो 14 का प्रिमिटिव रूट फाइंड करना है। वैसे तो ये 7th सेमेस्टर का सिलेबस है, फिर भी आपको ये करवा देता हूँ। क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले उस पर फाई अप्लाई करते हैं। फाई अप्लाई कंपोजिट नंबर पर तब होता है जब हम उसकी फैक्टराइज करते हैं, उसके नंबर की कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 2 और 7 आए हैं, 2 प्राइम नंबर आए हैं, इन पर अलग अलग से अप्लाई होगा। तो फाई कैसे अप्लाई होता है वो आपको पता ही है, ये 2 की पावर 1 पर अप्लाई हो रहा है, तो यानी कि ये 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 आएगा, यानी 2 की पावर 0 की जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह 7 का भी है, 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 0, तो ये आ गया 1 इंटू 6, 6 आ गया। हमारे पास 14 में से 6 नंबर मिलेंगे जिनमें से प्रिमिटिव रूट निकलेंगे, और वो नंबर हैं हमारे, कैसे फाइंड होंगे,
मैं प्रिमिटिव रूट की तादाद भी आपको बताता हूँ। प्रिमिटिव रूट की अगर किसी नंबर की एग्जिस्ट करती है और वो तादाद कितनी होती है, अगर उस पर 2 बार फाई अप्लाई करें। एक बार अप्लाई किया 14 पर तो वो 6 आ गया। अब 6 पर फिर से फाई अप्लाई करें तो यानी कि वो 14 पर डबल फाई अप्लाई हो गया ना, तो वो क्या होगा, ये 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, और 2 पर अप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा, 3 पर अप्लाई करेंगे तो वो 2 आएगा। हाँ, तो 2 इंटू 1, इनमें से इन 6 नंबरों में से सिर्फ 2 प्रिमिटिव रूट निकलेंगे, ये तादाद बताता है। आल्सो द नंबर को प्राइम टू 14 आर दिस, ये जो नंबर हैं ये 14 के साथ को प्राइम है और हमारे प्रिमिटिव रूट इसी में से होंगे, इसी से ही निकलेंगे 2 प्रिमिटिव रूट। ठीक है, देखते हैं। दैट इज़ नाउ वी फाइंड अ प्रिमिटिव रूट मोड 14। तो हम 14 का एक प्रिमिटिव रूट निकालते हैं इन्हीं नंबर्स में से। 1 जो है किसी का प्रिमिटिव रूट नहीं होता, 1 सिर्फ 2 का प्रिमिटिव रूट होता है। तो 1 को निगलेक्ट कर देते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 प्रिमिटिव रूट की आपको डेफिनेशन का पता है कि वो प्रिमिटिव रूट उसका होगा कब, जब 3 की वैल्यू पावर में, मतलब कि कोई भी नंबर है वो प्रिमिटिव रूट होता है। यानी कि अगर हमने 3 को चेक करना है तो ऐसा होना चाहिए कि 3 की पावर 5 14 करने से कन्ग्रुएंट टू 1 आना चाहिए अंडर मोड 14। ठीक है, लेकिन इससे पीछे किसी भी पावर में जवाब कन्ग्रुएंट टू 1 नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज़ होल्ड करती है तब हम कहेंगे कि ये 3 इसका प्रिमिटिव रूट है। यानी कि यहाँ पे 3 की पावर 6 है, 6 जो है ये 5 14 है, अभी हमने फाइंड किया है, ऊपर हमने फाइंड किया है ना कि 5 14 पर अप्लाई करें तो वो 6 आंसर देता है। यानी कि अब किसी नंबर ने प्रिमिटिव रूट तब होना है जब उसकी पावर 6 करने से कन्ग्रुएंट टू 1 आना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बताना मैंने क्या है कि ये जो 6 नंबर हैं इनमें से ही 2 प्रिमिटिव रूट निकलने हैं। 2 कैसे निकलने हैं वो भी मैंने आपको तादाद का भी फार्मूला बता दिया। अगर मैं पहले को ही लेके चलूँ, 1 की पावर 6 करूँ तो कन्ग्रुएंट टू 1 मोड 14 आ जाता है। तो फिर 1 इसका प्रिमिटिव रूट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले बताया है 1 की पावर 6 करने से तो 1 आ रहा है, लेकिन उससे पीछे यानी कि 1 की पावर 5 या 1 की पावर 4, उससे पीछे किसी भी पावर में कन्ग्रुएंट टू 1 नहीं आना चाहिए, तब ये इसका प्रिमिटिव रूट होगा। लेकिन 1 की तो पावर अगर 1 भी करें तो वो 1 आ जाता है, इसलिए ये इसका प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। 3 का हमने चेक किया तो वो 3 की पावर 1 करने से 3 आता है, स्केयर करने से 9 आता है, 3 क्यूब करने से 27 आएगा, लेकिन वो 14 में तकसीम होकर रिमाइंडर 13 बचेगा। इसी तरह पावर 4 से 11 आएगा, पावर 5 से 5 आएगा, और पावर 6 करने से 1 आ गया है। तो इसने प्रिमिटिव रूट का क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। तो इसमें से जो 3 आए वो हमारा एक प्रिमिटिव रूट निकल गया। अब हम ये भी कर सकते हैं, आगे चेक कर सकते हैं कि 5 को भी चेक करेंगे। 5 की पावर 1 करें कन्ग्रुएंट टू 5 मोड 14 आएगा। 5 की पावर 2 करें, 25 को 14 पे तकसीम करें तो शायद 9 समथिंग आएगा, लेकिन वो 1 नहीं होगा, इतना तो पता है। अब 5 की पावर 3 करें तो वो क्या आएगा, 125। इसे 14 पे तकसीम करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि ऐसे करते जाएंगे। एक सेकंड, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है? हाँ, ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताना था। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि एक नंबर यहाँ पे तो आपको पता है, आप चाहे इसी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके प्रिमिटिव रूट काफ़ी ज़्यादा फाइंड करने होते हैं। तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला जो मैंने आगे यूज़ किया है कि अगर आपको किसी नंबर का एक प्रिमिटिव रूट मिल जाए, सिर्फ एक, तो आप बाकी के प्रिमिटिव रूट ये वाली कैलकुलेशन के बगैर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे ये वाली कैलकुलेशन मैंने आपको बतानी थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। 3 की पावर 1 वो 3 आ जाएगा, स्केयर 9 आ जाएगा। इधर क्या है, 3 की पावर 3 में 27 होता है, 14 में तकसीम करे तो 13 बनता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब आपने 3 की पावर 4 करना है, आप क्या लिखोगे,
डायरेक्ट 81 लिखोगे फिर उसे 14 पे तकसीम करोगे, नहीं आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है, क्योंकि 3 की थी तो उस पर 13 आया। अब इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब 13 से भी 3 मल्टीप्लाई कर दो 39 बन जाएगा। तो इधर 39 आएगा और 39 में से हम 14 का टेबल पढ़ें तो वो रिमाइंडर 11 बचता है। ठीक है, इसी तरह इसकी पावर 5 करें तो क्या आएगा, 33 आएगा। इधर 3 एक और मल्टीप्लाई करें 3 की पावर 5 हो गया और 11 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो 33 हो गया। 33 में से अब 14 14 28 निकाल लें तो 5 बच गया, ये 5 रिमाइंडर आ गया। तो 3 की पावर 5 है, अब 3 की पावर 6 करना है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। 15 को 14 पे तकसीम करें तो रिमाइंडर 1 बचता है। ये मैंने आपको अपना टाइम बचाने के लिए, आपका पेपर में टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो, ये ट्रिक बताई है कि आपने सेम पावर्स को मल्टीप्लाई कैसे कराना है, उसके रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लाई कराए जाएँ। वरना अगर आप डायरेक्ट करें ना 3 की पावर 5 को तो अब वो कोई लेंथी सा नंबर आएगा, फिर उसको आप डिवाइड करोगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। 3 की पावर 6 पे भी काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। इस तरह इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई है। अच्छा ये देखें, क्योंकि 3 की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर 5 है जो कंग्रुएंट टू 1 mod 14 है। सो 3 इज़ प्रिमिटिव रूट अंडर mod 14। अगर हमें एक प्रिमिटिव रूट मिल जाए, ये मैंने अब तादाद फाइंड की है। नाउ अगर उस पर डबल 5 अप्लाई करें 14 पर, जो कि 6 पर करना है और वो 2 आ जाएगा, तो ये प्रिमिटिव रूट की तादाद बताता है। सो देयर आर ओनली 2 प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 14। एक तो हमने 3 फाइंड कर लिया और दूसरा क्या होगा बताता हूँ। वी नो दैट, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा है थ्योरम, कि हमारे पास अगर एक प्रिमिटिव रूट आ जाए, वी नो दैट इफ़ आ प्रिमिटिव रूट मोड एम, देन उसकी पावर के करने से अंडर मोड एम वो भी प्रिमिटिव रूट होगा इफ़ एंड ओनली इफ जी सी डी ए की पावर का, यानी कि जो के है उसका जी सी डी किसके साथ, फाई ऑफ एम पर 1 आए। ठीक है, तो हमने अब क्या फाइंड करना है, ऐसे ऐसे नंबर जिनका फाई ऑफ एम यानी 6 के साथ जी सी डी 1 आता है, तो वो ज़ाहिर है 6 से छोटे नंबर होंगे। तो वो 1 से लेकर 5 तक कौन से एलिमेंट्स, कौन से नंबर हैं जिनका 6 के साथ जी सी डी 1 आता है। एक तो वो 1 है, दो का 6 से जी सी डी 2 आता है, 3 का 6 से जी सी डी 3 आता है, 4 का 6 से जी सी डी 2 आता है, 5 का 6 से जी सी डी 1 आता है। यानी सिर्फ 1 और 5 हैं ऐसे जिनका जी सी डी 6 के साथ 1 आता है। तो यही फार्मूले को अब यूज़ करेंगे, ये थ्योरम को, कि जो उसके साथ जी सी डी 1 बनाते हैं वो वाली के की वैल्यूज़, ये ए के फिर होगा उसका प्रिमिटिव रूट। तो ए यहाँ पे क्या है, ए हमने फाइंड किया वो 3 है, उसकी पावर में के लिखें तो यानी कि 3 की पावर के, और के की वैल्यू 2 आई हैं, एक 1 आई है एक 5 आई है। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 5, ये दो प्रिमिटिव रूट होंगे। अब ये देखें, अब आप चाहे यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लें अंडर मोड 14, या फिर आपने जो अभी ऊपर फाइंड किया है उसी में देख लें। 3 की पावर 1 करने से कंग्रुएंट 3 आया, तो 3 इसका प्रिमिटिव रूट है। 3 की पावर 5 कंग्रुएंट टू 5 आया, तो 5 इसका प्रिमिटिव रूट है। यानी उनकी जगह आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं अंडर मोड 14। 3 की पावर जो 1 है वो है 3, 3 की पावर 5 है जो वो है 5। तो ये जो हैं 3 और 5 ही इसके प्रिमिटिव रूट हैं 14 के। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए थे। अच्छा याद आया, ये वाला पेपर जो है ना 2021 वाला, ये सारे का सारा इस तरह का था, इसमें शॉर्ट नहीं थे, सारे के सारे लॉन्ग थे और वो दो दो पार्ट्स के थे। जैसे क्वेश्चन 2 है पार्ट ए पार्ट बी, इसी तरह क्वेश्चन 3 है पार्ट ए पार्ट बी, इस तरह थे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है शो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर्स एन देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू हैविंग डिग्री एन।
क्या है, शो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए देर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्यू हैविंग डिग्री एन। आपको इतना तो पता है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो क्यू का सबसेट होते हैं, ठीक है। तो हमने ये निकालना है कि हर नेचुरल नंबर के लिए रैशनल नंबर की एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है जिसकी डिग्री एन हो। तो करते हैं इसे प्रूव। लेट पी ऑफ एक्स बिलोंग टू क्यू ऑफ एक्स बी एन इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर क्यू इफ एल्फा इज द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर अल्फा पी ऑफ एक्स का रूट है, उसका रूट हो तो इट मीन्स कि उसे सेटिस्फाई करेगा। देन द फील्ड के इज इक्वल टू क्यू ऑफ एल्फा इज द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक है। और इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री को लिखने का तरीका ये है, क्यू ऑफ एल्फा की जगह के लिख देंगे, बाकी सारा सेम है। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स ये आ जाएगी, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर एन देर एग्जिस्ट इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ओवर क्यू। लेट पी ऑफ एक्स, हमने ये कंसीडर किया एक्स की पावर एन माइनस टू, ये इरिड्यूसिबल है, हमने ये किया इरिड्यूसिबल ओवर क्यू है, ये खुद से कंसीडर किया। फॉर एनी नंबर एन जो है वन हो या एन वन से ग्रेटर हो, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इन सम एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। द फील्ड के इज इक्वल विच इज आल्सो इक्वल टू क्यू ऑफ अल्फा इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू। डिग्री क्या आएगी, एन आएगी, ज़ाहिर है सिंस पी ऑफ एक्स की डिग्री भी इधर एन शो हो रही है, इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू एंड इट्स डिग्री इज एन। द एक्सटेंशन के equal to q of alpha has degree n over q proved. Thus for any natural number there exists an extension of q of degree n. आगे क्या है, show that a transcendental extension is always infinite, ये भी प्रूव करना है हमने। सपोज के एफ के ऊपर एफ नीचे इज अ ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन, कहा क्या है, शो दैट ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन इज ऑलवेज इनफाइनाइट, इसे प्रूव करना है। के एफ है ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन, सपोज ऑन कंट्रेरी दैट दिस वन इज़ फाइनाइट। अगर हमने कंट्रेरी सपोज किया तो फिर इसकी डिग्री होगी, दैट इज़ डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज़ फाइनाइट, उसकी डिग्री भी फाइनाइट होगी जिसको हमने एन का नाम दे दिया। इज़ फाइनाइट दैन एवरी एलिमेंट ऑफ के इज़ अलजेब्रिक ओवर एफ, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, के एफ इज़ अ फाइनाइट एक्सटेंशन दैन एवरी एलिमेंट इन के सेटिस्फाई अ पोलिनोमियल विद कोफिशिएंट इन एफ, यानी कि एवरी एलिमेंट इज़ अलजेब्रिक ओवर एफ। इसका मतलब ये है क्योंकि अगर उसका एलिमेंट है तो वो फाइनाइट भी है, तो फिर जितने भी उसके एलिमेंट है अलजेब्रिक ओवर होंगे। देन सो बाय डेफिनेशन ऑफ के एफ इज़ ट्रांसेंडेंटल, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट अल्फा के दैट इज़ अ ट्रांसेंडेंटल ओवर एफ। यानी कि ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन का मतलब ही ये है कि उसके अंदर एक तो एलिमेंट ऐसा पाया जाना जो उसमें अलजेब्रिक ओवर नहीं होता। अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल आपस में उलट होते हैं, यानी कि जो नंबर किसी फील्ड के अंदर ट्रांसेंडेंटल हो वो वहाँ पे कभी भी अलजेब्रिक ओवर नहीं हो सकता, और जो अलजेब्रिक ओवर हो वो वहाँ पे ट्रांसेंडेंटल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन है, सो देर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट अल्फा हमने नाम दिया बिलोंग टू के दैट इज ट्रांसेंडेंटल ओवर एफ। होएवर अगर तो वो ट्रांसेंडेंटल है तो फिर हम उसको अलजेब्राइक ओवर नहीं कह सकते। होएवर के एफ इज़ फाइनाइट, क्योंकि वो फाइनाइट है तो फिर क्या कहेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ के इंक्लूडिंग अल्फा वुड बी अलजेब्रिक, क्योंकि वो फाइनाइट है और वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट पोलिनोमियल, दे मस्ट बी अलजेब्रिक ओवर दैट फील्ड। लेकिन ये उस यहाँ पे अल्फ़ा तो हमने कह दिया कि एट लीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जो ट्रांसेंडेंटल है। यहाँ पे आ जाएगी कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्स दैट अल्फ़ा इज़ ट्रांसेंडेंटल, तो देयर फॉर हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करते हैं। शो दैट 3 इज़ इरिड्यूसिबल इन z प्लस z जजर -5। अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, बल्कि इधर मैंने लिखा ही हुआ है ये चीज़। हमने इस तरह का पढ़ा था ना, z ऑफ आयोटा, जो मैंने बताया था a प्लस बी आयोटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वेयर a और b z को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है स्मॉल z प्लस स्मॉल z जजर
और अयोटा वाले को ही लिखूँ तो इधर मैं लिख सकता हूँ z प्लस जेड अयोटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेट फॉर्म में कि ए बी जो हैं बिलोंग करते हैं z को, जहाँ पे a प्लस बी अयोटा हैं इसके एलिमेंट, ऐसे लिख सकते हैं, तीन तीन तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, इट मीन्स कि ये z ऑफ जजर -5 है, तो इसके एलिमेंट्स a प्लस जजर -5 टाइप के होंगे और a b इसमें से इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ये इसका मतलब है। सो r, हम इसका नाम r कह देते हैं, r इज़ इक्वल टू z ऑफ दिस वन, और आगे ये शो दैट 3 इज़ इरिड्यूसिबल इन दिस वन। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो हैं और ये वाली आगे इसी का पार्ट है। गिवन एग्जांपल टू शो दैट एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन आर डोमेन में नॉट बी प्राइम, ये सारे का सारा 7th सेमेस्टर में हमने किया हुआ है। मैं एक बात बताता हूँ, 7th सेमेस्टर की रिंग थ्योरी जो है और 8th सेमेस्टर की नंबर थ्योरी, अलजेब्राइक वाला पार्ट, ये आपस में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है, ठीक है। 7th सेमेस्टर की रिंग थ्योरी और 8th सेमेस्टर की नंबर थ्योरी, तो ये सेम टू सेम वही है, मेथड भी वही है, बस इसमें आपको जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज़ थी वो थी ये, जिसको हमने रिंग थ्योरी में सिर्फ ये पढ़ा था, मतलब कि इस तरह की फॉर्म में हमने उसे पढ़ा था, लेकिन इस तरह हो या इस तरह हो वो एक ही चीज़ होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना। तो यहाँ पे 3 को इरिड्यूसिबल साबित करना है, तो वही 7th सेमेस्टर वाला रिंग थ्योरी का कंसेप्ट लगाएंगे कि R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिट्स प्लस -1, ठीक है। इंटीजर है तो इंटीजर के यूनिट होते हैं +-1, तो उसको हम लेकर चलेंगे। वी वांट टू शो दैट 3 विच इज़ बिलोंग टू दिस वन, और 3 को हम जजर 3 प्लस जजर -5 टाइम्स 0 बिलोंग टू R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू 0 भी तो इसके अंदर बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख देंगे आगे, इज़ इरिड्यूसिबल, इसे हमने शो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज 3 इज़ इक्वल टू इसके दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से बन रहा है, एक ये एलिमेंट है a प्लस बी जजर -5 और दूसरा एलिमेंट है c प्लस डी जजर -5। हम सपोज करते हैं कि 3 बन रहा है इसके दो एलिमेंट्स से, दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दोनों का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, ठीक है। फॉर a b c d वो सारे के सारे इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये जो चीज़ है ना जजर -5 का, मैं आपको बता दूं, ये दरअसल अयोटा जजर 5 है, यानी इसका माइनस अलग करूं तो वो अयोटा हो जाएगा। तो फिर इसका कॉन्जुगेट, ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा ना b वाला कोफिशेंट, उधर माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, कॉन्जुगेट लेने के बाद। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे 9 आएगा, राइट साइड पे ये फार्मूला लगेगा, कौन सा, मैं आपको थोड़ा सा इधर ऐसे करके बताता हूँ, ये वाला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो इन दोनों का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, उन दोनों का स्क्वायर, जजर जजर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस था और साथ में ये वाला माइनस फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, ए बी सी डी हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स ये भी याद रखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट 9 आ रहा है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आ गई कितनी, 3 पॉसिबिलिटीज़। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इन दोनों में से जो एक फैक्टर है वो 1 है, दूसरा फैक्टर 9 है, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये वाला 9 है, ये वाला 1 है, ठीक है, ये भी चीज़ होगी क्लियर कि 9 इंटू 1 9। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों के दोनों 3 3 हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, फिर 3 इंटू 3 9, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं।
तीनों को लेके चलना है और इसमें से कुछ डाइवर्ज कर जाएंगी, फिर वो वाली कंडीशन हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरे वाली जो है विच डज़ नॉट एग्जिस्ट इन आर, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। पता क्यों? इसकी राइट साइड जो है ये स्केयर नहीं बन रहा। ये जो है ना ये तो बन रहा है, ये 1 जो है 1 का स्केयर है, ये 9 जो है 3 का स्केयर है, लेकिन ये तीसरा केस यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा, विच डज़ नॉट एग्जिस्ट इन आर। ठीक है। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं, इंटीजर नहीं है जिसका सम का स्केयर करें और साथ में 5 को मल्टीप्लाई भी करें। इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ऐसे करने से प्लस करके 3 आए, नहीं आ सकता ऐसा कोई भी नंबर। सेम इधर भी वही है। यानी कि अगर मैं कहूँ C0 ले लो, D भी 0 ले लो, तो 0 + 0 तो 0 बनेगा, 3 नहीं बनेगा। यहाँ ये कहता हूँ 1 ले लो और ये कहता हूँ 0 ले लो, तो 1 + 0 ये आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ C को ले लो 2, तो वो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और D को ले लो 0, तो 4 = 3, ये भी नॉट आता है। तो ये तीसरा जो केस है ये होल्ड नहीं करता। बाकी ये वाले होल्ड करेंगे, तो वो हम चेक करते हैं कैसे होल्ड करते हैं। अगर हमने ये वाला केस लिया, पहले वाला अब केस लेते हैं, A² + 5B² = 1। ठीक है। ये इम्प्लाई कर रहा है, ओनली अप्लाई करेगा क्योंकि A² + 5B² और A और B दोनों इंटीजर्स हैं, उनका ऐसा सम 1 आ रहा है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि A² की वैल्यू 1 होगी और B² की 0, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू +-1 और B की 0 मिल गई। ठीक है। अदरवाइज़ ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी होनी कि वो 1 आ जाए। जैसे 3 का हमने चेक किया, किसी के लिए भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये तीसरा केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ से ये आगे वैल्यूज़, तो हमारे पास जो नंबर है ये वाला, ये +-1 बन गया। +-1 कैसे बना? क्योंकि इसमें अगर B की जगह 0 रख दे, A की जगह +-1 रख दे, तो ये +-1 यूनिट आ गया। ठीक है। ये यूनिट है, तो दूसरा उसका एसोसिएट हो जाएगा इक्वेशन 1 में। ठीक है। 3 अगर इक्वल टू दिस 1 है, ये वाला अगर यूनिट बन गया है +-1 है, तो ये +-3 होगा, +-3, क्योंकि ये उसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिट है ना, तो ये दूसरा फिर 3 ही होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। 3 × 1 3, नहीं तो ये कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। कोई और नंबर होता तो वो मल्टीप्लाई करके 3 नहीं था आना। तो एसोसिएट आपको पता है वो नंबर जो एक दूसरे को डिवाइड करते हों। 3 और -3 एक दूसरे के एसोसिएट हैं। -3 3 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है और 3 जो है -3 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है। इनमें से एक नंबर यूनिट हो गया, दूसरा एसोसिएट। और अगर इस तरह का सीन हो तो वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉट प्राइम नंबर। उसको कहते हैं, ये 3 इज़ इररिड्यूसिबल, यानी कि वो प्राइम है। प्राइम का कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। जैसे प्राइम नंबर कोई भी हो, 3 की ही बात कर लें, तो उसके फैक्टर होते हैं 1 × 3, यानी कि एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे आ गई है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसे इरिड्यूसिबल कहते हैं, लेकिन एक कंपोजिट के लिए वो होता है रिड्यूसिबल, यानी कि अगर हमें इस तरह के फैक्टर मिल जाएं तो वो दोनों 4 नहीं हैं, तो वो उनको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये उनको डिवाइड नहीं करता। यहाँ पे इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, लेकिन इस फील्ड में उसे रिड्यूसिबल कहते हैं, लेकिन इसको इरिड्यूसिबल कहेंगे। अच्छा, पहला केस वो हो गया। अब दूसरे केस के लिए भी करते हैं। CD की जगह वहाँ पर भी +-1 आ जाएगा, इधर 1 ही नहीं लिखा। ठीक है। सो यहाँ पे फिर पहले वाला जो है एसोसिएट ऑफ 3 हो जाएगा, और कंसिक्वेंटली 3 जो है इरिड्यूसिबल हो जाएगा, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि उसके अलग फैक्टर नहीं बन सके। जो इसके 2 फैक्टर हमने बनाए हैं 3 के, वो एक तो यूनिट आ गया और एक उसका एसोसिएट आ गया, इसलिए ये फील्ड सारी की सारी इरिड्यूसिबल हो गई।
अब हम इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन अ डोमेन मे नॉट बी प्राइम। अब हमने ये साबित करना है कि ये जो नंबर है ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये तो हमने साबित कर दिया कि ये इरेड्यूसिबल है। तो इसी को लेकर चलते हैं। कंसीडर अ डोमेन दिस वन एंड टेक द इट्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट विच इज़ 3। हमने जो ऑलरेडी प्रूव किया। वी हैव टू शो दैट 3 इज़ नॉट प्राइम इन। अगर ये सवाल आपको पीछे ये वाला पार्ट ना आता, डायरेक्ट ये आता, तो फिर ये अपनी ज़बानी याद रखना है कि ऐसी कौन सी एग्जांपल होगी। वो वैसे तो अलग अलग भी होती हैं, 3 की भी होती है, 5 की भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ता है थोड़ा कुछ। लेकिन ये है आपने 7th सेमेस्टर में भी किया है रिंग थ्योरी में, तो आपको पता होगा। 3 यहाँ से लिया तो शो कराते हैं कि ये प्राइम नहीं है। ये इजीली शो हो जाएगा प्राइम नहीं, क्योंकि ये इंटीजर से लिए गए हैं इसके कोफिशेंट, तो वहाँ से ही हमें पता चलेगा कि ये दरअसल प्राइम नहीं है। कैसे? वी हैव टू शो दैट 3 इज़ नॉट प्राइम इन जेड दिस वन। सो कंसीडर करते हैं 9 इज़ इक्वल टू 9 को हम कंसीडर करते हैं, उसके ये फैक्टर बनाते हैं इसी डोमेन के अंदर। हाँ बिल्कुल ये बन सकते हैं इसके फैक्टर। ठीक है, लेफ़्ट साइड में देखें तो 3 9 को डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन राइट साइड में अब देखते हैं इसको। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो 9 बन जाएगा, देख लें चाहे आप करके। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये जो है 5 आ जाएगा, दरमियान में माइनस था और माइनस इसके साथ भी है, वो प्लस हो जाएगा और ये 9 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 जो है लेफ़्ट साइड को डिवाइड करता है, लेकिन अगर 3 को लेफ़्ट साइड को करता है तो राइट साइड में से किसी एक फैक्टर को ज़रूर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं बट 3 जो है इसको या फिर इसको एंड। ठीक है, तो करते हैं। अगर इन दोनों में से ये वाला केस अप्लाई हो रहा है कि अगर वो पहले वाले फैक्टर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स बाय डिवीजन एल्गोरिदम, फिर यहाँ पे आएगा 3 इंटू एक नंबर आएगा, यानी कि इसको तकसीम करने से एक नंबर मिलेगा। देखो ना 3 यहाँ पे तकसीम कर रहा है इसको, और बदले में हमें x प्लस जज़र माइनस 5y मिल रहा है, उसी डोमेन का कोई एलिमेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगले आगे जाते हैं, आगे स्टेप में राइट साइड में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। x की वैल्यू 2/3 आ गई, y की वैल्यू 1/3 आ गई। अब यहाँ पे गौर करें, ये फील्ड थी इंटीजर्स की, और यहाँ पे अगर हमने ये लिया तो x और y मस्ट बी बिलोंग टू इंटीजर्स। आगे हमने मेंशन भी किया, इधर मेंशन किया है कि ये वाला एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है और x y दोनों इंटीजर हैं। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि ये तो जो हैं ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। एक्स वाई नॉट बिलोंग टू जेड, और यू भी यहाँ से भी आ जाएंगे सेम इसी तरह, वो भी नॉट बिलोंग टू जेड। सो 3 इज़ नॉट प्राइम इन डोमेन। यही हमने प्रूव करना था और हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। शो दैट ए इन 0 के इज़ अ प्राइम। ठीक है, इफ़ नॉर्म ऑफ ए इज़ अ प्राइम नंबर। ये काफ़ी आसान सा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर 2 मरतबा शायद आया ही होगा। सपोज ए इज़ नॉट प्राइम एलिमेंट। ठीक है, इन ओके देन देयर एग्जिस्ट नॉन यूनिट बी एलिमेंट। ठीक है, विच इज़ बिलोंग टू ओके सच दैट ए डिवाइड्स बी प्रोडक्ट बी सी। ठीक है, ए इज़ नॉट प्राइम है अगर वो ए प्राइम एलिमेंट नहीं है, देन देर एग्जिस्ट बी जो कि नॉन यूनिट एलिमेंट है दिस रिंग से, रिंग ऑफ इंटीजर से, सच दैट ए डिवाइड्स द प्रोडक्ट बी सी। ए फिर इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा बट डज नॉट डिवाइड बी और सी इंडिविजुअली। बस ये इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा लेकिन उनको अलग अलग डिवाइड नहीं करेगा। कैसे? मैं मिसाल देता हूँ। अगर ए प्राइम नहीं है तो फिर ए कंपोजिट है। मैंने अभी 4 की मिसाल दी थी, चले मैं 6 की मिसाल दे देता हूँ, यानी 2 डिफरेंट नंबर। ए मैं कह लेता हूँ कि 6 है जो कि प्राइम नहीं है।
तो 6 डिवाइड करेगा 6 को, खुद को तो डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। और मैं जो जिसको डिवाइड कर रहा है 6, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको कह दूँ ये ए है, अगर मैं इसको कह दूँ ये बी है, अगर मैं इसको कह दूँ कि ये सी है, यानी कि बी है 2, सी है 3, ए है 6, ए प्राइम नहीं है, ये भी ठीक हो गया। बी और सी के प्रोडक्ट को ए डिवाइड कर रहा है, ये भी ठीक हो गया। लेकिन ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा और ए सी को डिवाइड इंडिविजुअली नहीं कर रहा, यानी अलग अलग से नहीं डिवाइड कर रहा। यानी कि ए डज़ नॉट डिवाइड बी मीन्स के 6 डज़ नॉट डिवाइड 2, आल्सो A does not divide C means 6 does not divide 3 इंडिविजुअली। इनको अलग अलग डिवाइड नहीं करेगा, बस उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ दी है, ठीक है, 6 वाली। तो यानी कि ऐसा भी नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, अगर वो प्राइम ना हो तो वो किसी दो नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकता है, लेकिन इनको इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। सिंस ए इज़ नॉट प्राइम देन ए इज़ इक्वल टू बी सी, ठीक है। फिर ए डायरेक्ट बी सी भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया है 6 इज़ इक्वल टू 6, वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दी। तो ए ये चीज़ है, सो एन ए मस्ट डिवाइड्स एन बी सी। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो उनकी नॉर्म में भी यही सीन आएगा, ठीक है। अगर ए डिवाइड करता है बी सी को तो नॉर्म ए भी डिवाइड करेगा नॉर्म बी इंटू सी। और नॉर्म की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, नॉर्म जो है मल्टीप्लिकेटिव होती है, यानी मल्टीप्लिकेटिव वही होती है प्रॉपर्टी जो हमने होमोमॉर्फिज्म में पढ़ी होती है कि वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग हो जाते हैं तो इसकी जगह फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलें। सिंस गिवन दैट एन ऑफ ए इज़ अ प्राइम, सो हमें ये गिवन है कि नॉर्म ए इज़ अ प्राइम नंबर, शो दैट ए इन ओके इज़ अ प्राइम इफ़ एन ए इज़ अ प्राइम। यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है कि नॉर्म जो है वो प्राइम है। सो इधर एन ऑफ ए डिवाइड्स करेगा या तो एन ऑफ बी को, तो यहाँ एन ऑफ ए डिवाइड करेगा एन ऑफ सी को, यानी नॉर्म ए यहाँ पे प्राइम गिवन है कि ये प्राइम है, तो या तो ये इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। बिकॉज एन इज़ प्राइम इंटीजर, क्योंकि ये प्राइम इंटीजर है। अगर हम कहें कि एन डिवाइड करता है, नॉर्म ए डिवाइड करता है नॉर्म बी को, एंड नॉर्म ए इज़ प्राइम, क्योंकि वो तो गिवन है ऑब्वियसली, सिंस ए इज़ इक्वल टू बी सी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ एन जो है एन ए एन बी को डिवाइड कर गया है, तो फिर क्या बचेगा, एन सी, ये 1 आ जाएगा, एन सी 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी नॉर्म ऑफ सी 1 आ गया विच इज़ यूनिट, विच इज़ यूनिट, ठीक है। तो पता चल गया कि वो प्राइम है, एक वो उसका एसोसिएट है, दूसरा वो उसका यूनिट है। आल्सो इफ़ अगर ये उसको डिवाइड करता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एन ए एन सी के साथ कटिंग हो जाएगा और एन बी 1 आ जाएगा, वो भी यूनिट उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। सो बी इज़ यूनिट इन ओके। सो ए इज़ इक्वल टू बी सी लीड्स टू अ कंट्राडिक्शन दैट ए इज़ नॉट प्राइम। ये फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी जो हमने सपोज किया था कि ए प्राइम नहीं है। सो हैंस ए बिलोंग टू ज़ीरो के इज़ ए प्राइम इफ़ एन ए इज़ ए प्राइम नंबर, ये प्रूव हो गया हमारा। बी पार्ट, अच्छा ये वाली चीज़ भी ध्यान से, ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन आया है और ये मैंने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है, इसमें कोई गलती नहीं। क्या है, उन्होंने कहा है z प्लस जेड ओमेगा लिखा है, यानी कि z ऑफ ओमेगा वाली डोमेन दी है, ठीक है। यानी कि इसके एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे, बहुत अजीब टाइप के। a प्लस बी होगा, b के साथ वो ओमेगा होगा, और ए भी तो बिलोंग करेंगे z को। लेकिन ओमेगा क्या है, ओमेगा आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी ओमेगा उसके एलिमेंट्स हैं, बी यूनिट, देन ए प्लस बी ओमेगा डिवाइड्स 1 प्लस 0 ओमेगा, ठीक है। यानी कि यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डिवाइड करता है यूनिट एलिमेंट, ठीक है। तो क्या है, सी प्लस डी ओमेगा बिलोंग टू
वो एग्जिस्ट करेंगे अगर इनका प्रोडक्ट 1 आ जाए। ओमेगा वो वही है जो हमने इस तरह का कुछ पढ़ा था, वो 2 दर्जी फार्मूले से निकाला। आगे मैं अभी इसका ज़िक्र करता हूँ। ये है ओमेगा, ये है -1 प्लस जज़र 3 आयोटा/2। यानी कि ये a प्लस बी के साथ लिखूँ तो कितना अजीब काम हो जाता है, कितना लेंथी काम हो जाएगा। इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मैं कॉन्जुगेट लूँ तो एरर आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ओमेगा खुद इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है जिनको हमने अलग करना है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो है कॉन्जुगेट लें तो वो a माइनस बी ओमेगा आ जाएगा, नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ a भी रियल है, b भी रियल है। ओमेगा जो है कम्प्लेक्स नंबर है और इसके अंदर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो हम उसको पहले ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये चीज़ इधर और ये चीज़ इधर इक्वल टू 1। पहले इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, और b को अयोटा वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी अलग अलग हुए हैं, इधर भी सेम यही प्रोसेस, बस सी डी ए बी का फ़र्क है, सी डी आ गया है, बाकी सारा का सारा वही है। अब यहाँ से हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, रियल को अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर लिया, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट लिया। ठीक है, और ये कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को आपस में, और यहाँ से ये आ जाएगा जैसे हमने पिछला सवाल किया है, वो वाला सवाल जहाँ पे हमने यूनिट फाइंड करना था कि 3 इज़ प्राइम से पहले था इरिड्यूसिबल, जैसे हमने फाइंड करना था। अच्छा, ये क्या है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इट मीन्स के दोनों यही, यहाँ पे सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बनेगी कि दोनों ही 1 हैं। ठीक है, अगर दोनों ही 1 के इक्वल हैं तो मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। पहला केस लेके चलते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि यहाँ से ये 1 है, इट मीन्स के इसका जो पहले वाला जो है चीज़ ये 1 होगी और ये चीज़ 0 होगी, तभी हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों का सम 1 है। और दूसरा केस है ये वाला 0 है और ये वाला 1 है, अदरवाइज़ इसमें से ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई और केस नहीं एग्जिस्ट करता। राइट साइड पे सी डी के लिए भी यही चीज़ फॉलो होगी। अब हम करते हैं जहाँ पे ये क्या है, ये वाला केस, ये चीज़ जो है 2 जो है उधर जाके, सॉरी हमने पहले ये वाला केस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो ये नीचे वाला पहले कर लेते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है। 2 उधर जाके वो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इधर आ गया 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बच गया, तो उसका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो उधर तो 0 है, तो 2a माइनस बी आ जाएगा इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा b। ठीक है, 2a इक्वल टू आ गया b और a इक्वल आ गया b/2 के। ठीक है, अब यहाँ दूसरे से यहाँ से क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर और ये जज़र 3 का स्क्वायर 3 आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बराबर है 1, तो ये उधर जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 4/3 b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ है। सेम जो यहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी वही हो रहा है, बस a और b का फ़र्क है। तो मैं एक तरफ से ही समझाता हूँ। b की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2/3 हो जाएगी, 2/3, जो कि z को बिलोंग ही नहीं कर रहा, जबकि हमें पता है a और b की वैल्यूज़ इंटीजर से ली गई हैं, इंटीजर की डोमेन से। ठीक है, तो ये b उसको बिलोंग ही नहीं कर रहा, जब ये नहीं कर रहा तो a b, वैसे तो इसमें से कम एक भी ना बिलोंग करे तो कंट्राडिक्शन आ जाती है, b नहीं बिलोंग कर रहा, b ही एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर को 2 पे डिवाइड भी करोगे तो a भी उसे बिलोंग नहीं करेगा। दूसरे वाला केस इसमें होल्ड नहीं किया, सो दिस केस नॉट पॉसिबल। सो अब हम पहले वाला केस लेते हैं, ये वाला। नीचे वाला केस
इसके लिए भी एग्जिस्ट नहीं किया। अब हम पहले वाला केस लेते हैं। पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेना तो वो सिर्फ ज़ीरो निकलेगी। कैसे, देखो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा और स्केयर भी करें तो b स्केयर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी। b की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करें ज़ीरो तो आ जाएगा 2a/2 का स्केयर, 2 से कैंसिल, a का स्केयर आ जाएगा और राइट साइड पे है 1, तो a स्केयर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इस केस में क्या आया, a स्केयर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया एंड b इज़ इक्वल टू ज़ीरो आया और ये दोनों के दोनों बिलोंग भी कर रहे हैं z से, तो ये वाला केस सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये करके दिखा दिया। इधर अब आप देख लें, इधर भी यही किया लिखा हुआ है। सो सी के लिए भी, सी डी के लिए भी और ए बी के लिए भी पहले वाला केस ही अप्लाई होता है। सो ए प्लस बी ओमेगा बिलोंग टू दिस वन इज़ यूनिट, और यूनिट इसके कौन से, प्लस माइनस 1 है, सिर्फ इसका प्लस माइनस 1 है। और यहीं पे ये 2021 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेपर था, ये फिनिश हो गया है और इसी के साथ हमारे 49 पेजेस हो गए हैं और लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है। मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी आपको अगर ना समझ आए कमेंट्स करें, कमेंट्स में पूछ लिया करें। इसलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।